मतलब क्या होगा यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। तो वैल्यूएशन के लिए 3 सेक्शन में पढ़ने हैं, 15.1, 15.2 एंड 15.3। 15.4 और 15.5 इंटर में काम के नहीं है, वो इंटर में सिलेबस के नहीं है। 15.1 क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। किसको? ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या शर्तें हैं, बस बताएं क्या शर्त है? शर्त है कि जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है वो आपस में रिलेटेड पर्सन ना हो, प्लस दूसरी शर्त क्या है, प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्रोवाइडेड सप्लाई इज बिटवीन नॉन रिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन। क्या कोई डाउट? 15.2 बताता है कि क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे किसमें, वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले क्या इंक्लूड करेंगे 15.2 का, 1 टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस। तो टैक्स, सेस, ड्यूटी सब कुछ इंक्लूड होगा एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फीफो अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आप डाउनलोड कर लें, लिखने की टेंशन ना लें। दूसरा क्या है, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट। बोले फिर से क्या है, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट। तीसरा क्या इंक्लूड होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंस, यानी अमाउंट चार्ज फॉर इंसिडेंटल सर्विसेज। क्या चीजें हो सकती है इंसिडेंटल सर्विसेज? तो जो भी आप सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उससे जुड़ी हुई सर्विस, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो सकती है, मटेरियल हैंडलिंग की सर्विस हो सकती है, वेयरहाउसिंग की सर्विसेज भी हो सकती है अगर बीच में वेयरहाउसिंग करना पड़ जाए, क्वालिटी इंस्पेक्शन की सर्विस हो सकती है, डिजाइनिंग की सर्विस हो सकती है, ठीक है, पैकिंग की सर्विस हो सकती है, प्राइमरी पैकिंग हो सकती है, सेकेंडरी पैकिंग हो सकती है, टर्सरी पैकिंग हो सकती है। तो जो भी पैकिंग का खर्चा है वो भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। 15.2C। 15.2D क्या बोलता है कि आपने अगर क्या किया है, गुड सप्लाई करी है, उसका पेमेंट टाइम पे नहीं आता, तो जो डिले की वजह से क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर डिले इन कंसिडरेशन, वो भी क्या कर लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसमें मैंने 2 पॉइंट आपको और बताए कि जो इंटरेस्ट आता है वो तो बाद में आएगा, सेल आप आज कर चुके, इनवॉइस बन चुका है, आज इनवॉइस बना रहे हैं, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आज जोड़ दोगे, पैकिंग का खर्चा आज जोड़ दोगे, टैक्स का खर्चा आज जोड़ दोगे, लेकिन इंटरेस्ट वाला पॉइंट तो आज नहीं जोड़ सकते। तो जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तब इंटरेस्ट को क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और जब इंटरेस्ट आपको रिसीव हो जाएगा डिले क्लियरिंग पर, डिले कंसिडरेशन पर, तो तब आपको उसका जीएसटी क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। 2 बातें ध्यान रखनी है कि क्या इंटरेस्ट के साथ आपने जीएसटी भी लिया है या केवल इंटरेस्ट का अमाउंट लिया है। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट आपने लिया है और उसके साथ जीएसटी नहीं लिया है तो इंटरेस्ट को क्या माना जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। तो उसको रिवर्स करके हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए निकालना पड़ेगा। और ई पॉइंट में क्या लिखा है, 15.2E में क्या लिखा है कि किसी भी तरीके की सब्सिडी होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी, एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या लोकल अथॉरिटी के द्वारा दी गई सब्सिडी इंक्लूड होती है? हाँ होती है। केवल किसकी सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती, सेंट्रल या स्टेट। कोई कंपनी सीएसआर एक्टिविटी के तहत सब्सिडी देती है तो इंक्लूड होगी क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में? हाँ होगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टेशनरी पे सपोज करें 12th क्लास की टेक्स्ट बुक आती है, सपोज करें 1000 रुपए। एक कंपनी है वो सीएसआर एक्टिविटी कर रही है तो उसने बोला कि जितने भी लोग आपसे बुक्स खरीदने आए उसका 400 रुपए हम दे देंगे और 600 रुपए आप स्टूडेंट जो खरीदने आए उससे ले लेंगे। तो अब स्टेशनरी वाले स्टूडेंट से बुक्स के कितने पैसे चार्ज करते हैं, 600, और 400 रुपए किससे मिलते हैं, सीएसआर एक्टिविटी के कंपनी से। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी, 600, 400 या 1000? 1000 मानी जाए। क्लियर है क्या आपको? तो 5 चीजें इंक्लूड करेंगे हम। हाँ बोले, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस का मतलब ये हुआ कि जैसे सिलेंडर की कीमत है तो सिलेंडर की कीमत कम क्यों है, क्योंकि सब्सिडी डायरेक्ट सिलेंडर के लिए दी गई है, यानी कॉमन सब्सिडी नहीं है कि ये आम जनता की भलाई के लिए इतना पैसा दिया गया है, आपको जहां यूटिलाइज करना है कर लो, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली इसी सप्लाई से जुड़ी हुई है कि टेक्स्ट बुक खरीदने आए इतनी सब्सिडी देना, सिलेंडर खरीदने आए तो गवर्नमेंट की तरफ से है कि इतनी सब्सिडी देना। तो डायरेक्टली क्या है, लिंक है सप्लाई से, करेक्ट। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सिलेंडर वाले प्राइस पर, तो क्या वो सब्सिडी इंक्लूड की जाएगी वैल्यू सप्लाई में? गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इंक्लूड होगी या नहीं होगी? और अगर कोई आम आदमी कोई दूसरी कंपनी सब्सिडी देती है तो
वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर ली जाए। करेक्ट, समझ आ गया अच्छे से। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या क्या माइनस किया जाएगा बताओ। तो 15.3 बोलता है कि क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, तो बोलता है एक्सक्लूड किया जाएगा पहला डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई, और दूसरा, एक मिनट, अब दिख रहा है, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और दूसरा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया तो जाएगा, आपको वैल्यू में से माइनस करने की परमिशन तो है, लेकिन दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहला, उस डिस्काउंट को देने के संबंध में पहले से क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, उस डिस्काउंट के प्रोपोर्शनेट अमाउंट पर जो आईटीसी बन रही है वो आपके रेसिपिएंट ने रिवर्स कर दी हो तो आपको ये मिल जाए। ओके, ये हुआ हमारा डिवीजन के फॉर्म में। अब आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। 15 में हमने जो पढ़ा कि ट्रांजेक्शन वैल्यू इन इज 15 क्या है, ये आप देख लें एक बार, अब रिपीट हो रहा है फालतू का। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज अमाउंट पेड और पेबल इन रिलेशन टू सप्लाई shall be taken as value of supply provided supply and recipient are not related, price is the sole consideration। ठीक है, आपको नोटिंग बेस दिखा रहा हूं। अब 15.2 में लिखा है वैल्यू इंक्लूड, वैल्यू में क्या इंक्लूड किया जाएगा। 15.2a वैल्यू शैल इंक्लूड एनी टैक्स, सेस, ड्यूटी, फीस, ईटीसी लेविड अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, बीजीएसटी एंड आईजीएसटी, और एक और क्या छोड़ना है, कंपेंसेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि लिकर के केस में एक्साइज लगती है स्टेट की, ठीक है, और वैट सीएसटी भी लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्साइज लगती है सेंट्रल की, वैट सीएसटी लगता है स्टेट गवर्नमेंट का, जीएसटी नहीं लगता। टोबैको पे एक्साइज भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। तो अब देखें, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इंडियन टोबैको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल टोबैको, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और टोबैको की 1 लाख रुपए की, एक्साइज ड्यूटी कितनी लगेगी, 10,000। अब जब इसको बेचा जाएगा तो वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, तो वैल्यू में क्या इंक्लूड रहेगा, एक्साइज ड्यूटी वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी। क्लियर है बात, समझ आई आपको, क्योंकि वैल्यू इंक्लूड ऑल टैक्सेस, बस जीएसटी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होते। कोई डाउट तो नहीं। तो 1 लाख रुपए का टोबैको बनाया हमने, 10,000 का एक्साइज लगा, 1,10,000 के ऊपर 18% क्या लगेगा, और 18 नहीं, कितना लगता है, 28 लगता है। तो एग्जांपल के लिए लिख रखा है, कितना लगता है, 28। एक्साइज ड्यूटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है, यूएसए से हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स करा है इंडिया में, कितने का, 10 लाख का। अब 10 लाख की जो गुड्स आई है उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी 1 लाख। अब कितनी वैल्यू बनेगी, 1 लाख, 11 लाख। तो जब जीएसटी लगेगा तो कितने पे लगेगा, 11 लाख पे लगेगा, मतलब उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट, यही दिया, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए कस्टमर है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने कि हमारा घर बना देना। बी ने वो घर बनाने के लिए मटेरियल किससे लिया है, सी से लिया है। फिर बी क्या करता है, हमें एक बिल बना के देता है 30 लाख रुपए का, कितने का, कि 30 लाख आप हमें दे दो और 20 लाख रुपए आप डायरेक्ट किसको दे देना, जिससे हम मटेरियल खरीद के लाए। तो हमने तो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था बी को सारा काम करने का, तो जो भी मटेरियल खरीदना है, जो भी सर्विस देना है, हम आपको एक साथ पेमेंट दे देंगे। लेकिन उन्होंने बोला 30 लाख हमें दे दो, 20 लाख जिससे हम मटेरियल लाए हैं उसको दे दो। तो मटेरियल के पेमेंट चुकाने की किसकी लायबिलिटी थी, मिस्टर बी की, सप्लायर ऑफ सर्विस की। लेकिन उसने बोला कि नहीं, ये बिल पकड़ो 30 लाख का, 30 लाख हमें दे देना और 20 लाख रुपए डायरेक्ट वहां दे देना। तो हम क्या मानेंगे, हमें सप्लायर ने कितने रुपए की सर्विस दी है, 50 लाख की। 30 लाख हम उसको दे रहे हैं और 20 लाख उसके कहने पर उस व्यक्ति को दे रहे हैं जहां से वो सामान लेके आया था। ठीक है, तो क्या है, लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट, बिल में इंक्लूड कर दी जाए। एक और एग्जांपल मैंने दिया है, आप देख लेना। तो वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा, अमाउंट पेड और पेबल टू फर्म या सप्लायर प्लस लायबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट, वो भी इंक्लूड कर ली जाए। अगला पॉइंट था, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड इंसिडेंटल एक्सपेंस रिलेटेड टू सप्लाई, दैट इज चार्जेस फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज
shall be included in value of supply. Example, charges for packing, designing, payment, quality check, inspection charges, delivery expense, insurance in transit, if home delivery. क्लियर है कि आपको सारे खर्चे जोड़ लिए जाएंगे। 14, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बोला है कि कंसिडरेशन में आ जाएगा जो अमाउंट की आपने सप्लाई करी है प्लस डिले इंटरेस्ट, जितने पीरियड का होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। बस मैंने बताया था कि इसको हमें ध्यान रखना कि इसको हमें रिवर्स करना पड़ सकता है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एंड इफ इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट इज ₹500 and 5,900, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर 5900 रुपए का 5,900 रुपए का हमें क्या मिला है? ब्याज मिला है। ठीक है, इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन जीएसटी अलग से नहीं मिला तो कैसे करेंगे? 5,900 डिवाइड बाय 118 इंटू 100, तो 5,000 रुपए को हम वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और 900 रुपए का जीएसटी निकलना है। सही है। अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। कोई डाउट इसमें? तो गैस सिलेंडर आप खरीद रहे हो 1,000 का, गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है 200, तो जो दुकानदार है वो कस्टमर से चार्ज करता है 800 और सरकार से लेता है 200। बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? 800, क्योंकि सब्सिडी किसने दी है? गवर्नमेंट ने। अगर यही सब्सिडी कोई और देता तो इंक्लूड कर ली जाती। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। इफ क्वेश्चन सेज प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, आपको बोला गया सिलेंडर का प्राइस 800 है आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, मतलब सब्सिडी हटाने के बाद। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, आप बता भी चुका हूं कि जब आप टेक्स्ट बुक खरीदने जाओगे 12th क्लास की, जिनकी कीमत 1,000 है, जिन पे कंपनी सीएसआर एक्टिविटी के तहत 400 रुपए देगी दुकानदार को, और दुकानदार को बोला गया है कि आप जनता को कितने में टेक्स्ट बुक देंगे? 600 में देंगे। आप एक व्यक्ति हैं, एक स्टूडेंट हैं, आप 12th क्लास के, और आप दुकान पे चले जाते हैं और आप उनसे बोलते हैं हमें टेक्स्ट बुक चाहिए 12th की, कितने रुपए की दोगे? तो 1,000 बोलेगा या 600? 1,000 या 600? वो आपको बोलेगा 1,000 रुपए की देते हैं। तो बैठो मैं तुम्हें थोड़ा समझा दूं, देखो देते तो 1,000 की है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सीएसआर के तहत कंपनी 400 रुपए देती है, इसलिए हम तुम्हें 600 की देते हैं। समझ गया बात को? चले। दूसरा व्यक्ति आएगा, बोला टेक्स्ट बुक चाहिए, कितने की दोगे? तो बोलेंगे देते तो 1,000 की है। ऐसे बताएंगे कहानी क्या हम सब किसी को, हम क्या बोलेंगे? 600 रुपए तू टेक्स्ट बुक ले जा। तो जब भी आपको प्राइस बताया जाए टेक्स्ट बुक का, सिलेंडर का, वो क्या होगा? सब्सिडी हटाने के बाद का ही होगा, उसी का बिल बना के दिया जाएगा। गलती से आपको 1,000 का बिल बना के दे दिया ना उसने, तो आपको लगेगा 600 रुपए लिए हैं मुझसे, 1,000 का बिल बना के दे दिया, ये गलत बिल बना दिया कैसे? वो आपको नहीं समझाते रहेगा, वो 600 का बिल बनाएगा और आपको 600 में किताबें दे देगा। तो जो भी प्राइस बताया जाएगा वो मान लें कि वो सब्सिडी हटाने के बाद का ही है। तो अगर क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन सेज प्राइसेस आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, इट मींस प्राइसेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ सब्सिडी। अब क्वेश्चन है कि किसी चीज के प्राइस 300 रुपए है सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी कंसीडर करने के बाद, तो अब गवर्नमेंट की सब्सिडी जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? किसी चीज के प्राइस 300 रुपए है, एक प्राइवेट कंपनी के सीएसआर एक्टिविटी के 100 रुपए कंसिडर करने के बाद, तब क्या करोगे? 300 में 100 जोड़ दो। उन्होंने बोला कंसिडर कर लिया है, हमने कंसिडर कर लिया है प्राइस, मतलब वो 100 रुपए वो हटा चुके हैं, तो हमें वो 100 वापस से ऐड करने। क्या बात एकदम समझ आई? पक्का? ठीक है। एक्सक्लूड क्या करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से? तो वैल्यू सेल एक्सक्लूड 15(3) का पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है? क्या एक्सक्लूड करेंगे? डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई माइनस कर देंगे। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में क्या होगा? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसका एग्रीमेंट हम पहले से करते हैं कि अगर आप पूरे साल में हमसे 1,60,000 की गुड्स खरीदोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। एग्रीमेंट पहले से है। और अगर आप सेल करते हो और वो 1,60,000 गुड्स खरीदता है और आप उसको बाद में डिस्काउंट देते हो तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। इसको भी क्या कर दिया जाएगा? वैल्यू से हटा दिया जाएगा। दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि देयर वाज एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा क्या बता? आप 1,60,000 का बिल इशू कर चुके हैं
तो उसने कहीं 1,60,000 की आईटीसी क्लेम ना कर ली हो, क्योंकि अब 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 16,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बचेगी? 1,44,000। तो अब आप जीएसटी कितने में चुकाने वाले हो? 1,44,000, लेकिन आप बिल तो 1,60,000 के दे चुके हो परचेजर को। तो उसको ये ध्यान रखना है कि वो आईटीसी भी 1,44 पर ही क्लेम करे, 1,60 पर ना करे। अगर उसने 1,60 पर आईटीसी क्लेम कर ली है तो 16,000 पे डिस्काउंट के अमाउंट पे जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी बनती है वो क्या कर दे? रिवर्स कर दे। तो दूसरी शर्त है कि रेसिपिएंट हैज रिवर्स्ड द प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन डिस्काउंट। बता पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में दो शर्तें बता, जल्दी से दो शर्तें बता। पहला, there was an pre-existing agreement for such discount। फिर से बोले, there was an pre-existing agreement for such discount, and the recipient has reversed the proportionate ITC on discount amount। recipient has reversed the proportionate ITC on discount amount। क्लियर है क्या? ओके।